तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग अपना गोल्डन हॉर्न बीस्ट और साथ में नाइन नेदर क्लोन के जीन के लेवल को अपग्रेड करने लगता है, जहां पे लुओ फैंग के ह्यूमन बॉडी का जीन लेवल इस समय 3000 टाइम अपग्रेड हो चुका था गोल्डन हॉर्न बीस्ट का 6400 टाइम्स। मगर वहीं पे नेदर सी क्लोन का जो जीन लेवल होता है वो 3600 से सीधा ही 7200, उसके बाद सीधा ही वो 10,000 टाइम अपग्रेड कर चुका था। और अब यहाँ पे लुओ फैंग पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था इमॉर्टलिटी रैलम पे खुद का ब्रेक थ्रू करने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने लुओ फैंग की कल्टीवेशन को डोमिन मास्टर कह दिया था, इसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ। असल में लुओ फैंग की कल्टीवेशन लेवल वर्ल्ड मास्टर की पीक पे है, जो कि मॉर्टल लेवल का लास्ट स्टेज है। इसके बाद लुओ फैंग अपना ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल लेवल पे जाएगा, उसके बाद यूनिवर्स वेनरेबल, उसके बाद यूनिवर्स मास्टर, और फिर उसके बाद वो अचीव करेगा ट्रू गॉड को। मैं आशा करता हूँ कि ये कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने नाइन अदर सी क्लोन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ओशियन में। यहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इस समय मेरा नेदर सी क्लोन ओशियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसकी वजह से मैं कुछ पल के लिए अपनी पावरफुल कॉम्बैक्ट फोर्स को खो चुका हूँ। मगर जब ये वापस आएगा तब तक मैं काफी भारी मात्रा में डिवाइन पावर को अचीव कर चुका हूँगा, और फिर उसके बाद मैं अपना इमॉर्टलिटी रैलम को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। वहीं पे लुओ फैंग के इटर्नल वर्ल्ड्स के अंदर बाढ़ आ चुकी थी। चारों ही तरफ सिर्फ हमें नाइन नेदर सी ही नजर आ रही थी, जहाँ पे बबाता की असिस्टेंट रोए जा रही होती है। मगर तभी वहां पे बबाता अपनी शिप को लेकर के आती है और उसे बैठाती है। मगर तभी वहां पे बबाता, जो कि उस शिप की कैप्टन थी, वो वहां पे लुओ फैंग से कहती है कि अरे नहीं लुओ फैंग, नाइन नेदर सी इस समय बहुत ही तेजी से तुम्हारे इनर वर्ल्ड के अंदर फैलता जा रहा है, और अगर तुमने जल्द से जल्द इसे एक्सपेंड नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे डूबना नहीं चाहती हूँ। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन करो और उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर और एनर्जी प्रोवाइड करो कि वो इनर वर्ल्ड को एक्सपेंड कर सके। और तभी हम वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जो कि लगातार कई सारे क्रिस्टल्स और कई सारे ट्रेजर्स को डिवोर करते जा रहा होता है और अपनी पावर को बूस्ट करके इनर वर्ल्ड को बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखने से तो लग रहा होता है कि इनर वर्ल्ड इतना बड़ा हो चुका है कि नाइन नेदर सी छोटी पड़ जाएगी। मगर अचानक से नाइन नेदर सी भी अपने शेप को बढ़ाने लगती है, जिसे देख करके अब लुओ फैंग के सारे ही सर्वेंट्स अपनी अपनी वर्ल्ड रिंग को निकाल करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दे देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करके इनर वर्ल्ड को एक्सपेंड करे। और वहीं पे हैवी एरो किंग इनर वर्ल्ड के अंदर, जहां पे लुओ फैंग ने जर्ग के वॉर मटेरियल्स को रखा था, उसके अंदर से ट्रेजर्स को निकाल करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देने लगता है। और वहीं पे बबाता भी ठीक ऐसा ही करती है, मगर साथ में वो अपनी शिप को भी हैंडल कर रही थी, जहां पे हम बबाता की शिप को एक लंबी छलांग लगाते हुए देखते हैं और उसके पीछे पीछे पूरा नाइन नेदर सी आ रहा होता है। वहीं पे हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से ट्रेजर्स को डिवोर कर रहा होता है और बहुत ही तेजी से वो पूरे के पूरे इस इनर वर्ल्ड को एक्सपेंड करके इतना बड़ा बना चुका था कि वो नाइन नेदर सी अब एक जगह पे रुक चुकी थी। वहीं पे बबाता आसपास के अपने इनर वर्ल्ड के डायमीटर को चेक करते हुए लुओ फैंग को बताती है कि लुओ फैंग, इस समय नाइन नेदर सी का डायमीटर लगभग 10 बिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका है, और साथ में तुम्हारे इनर वर्ल्ड का जो डायमीटर है वो लगभग 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ये सच में कमाल की बात है ना। कहने के साथ वो अपने असिस्टेंट के साथ खेलने लगती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि फाइनली मेरे लाइव जीन लेवल और डिवाइन पावर की कैपेसिटी वो दोनों ही अपनी लिमिट को रीच कर चुके हैं। तभी लुओ फैंग कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, जहां पे हैवी एरो किंग और होंग उसके बगल में खड़े होते हैं, जहां पे वो दोनों ही घबराते हुए लुओ फैंग के पास आते हैं। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथली जाएगा। कहने के साथ लुओ फैंग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है अपने इमॉर्टलिटी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। वहीं पे लुओ फैंग अपने बॉडी यूनिवर्स को भी पूरी तरीके से इवॉल्व कर चुका था, जहां पे लुओ फैंग का नाइन नेदर सी क्लोन भी अब पूरी ही तरीके से ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे अपने तीनों ही क्लोन को डीप स्लीप में डालने वाला हूँ,
और पूरी ही कॉन्शियसनेस को मैं एक जगह अपनी ह्यूमन बॉडी में कंसंट्रेट करके अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। अभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मेरा जो ओरिजिन कोर है वो असल में एक वक्त में मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, मगर यहाँ पे अगर मुझे अपना इमॉर्टलिटी लेवल ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे खुद को यूनिवर्स के ओरिजिन से मुझे खुद को फ्यूज करना होगा। इसलिए मुझे अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी मुसीबत वही है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहां पे कई सारे स्टार सील को अपने ओरिजिन कोर के अंदर समन करता है, उन्हें आपस में फ्यूज करके बीस्ट गॉड के फॉर्म में ले आता है। जहां पे लुओ फैंग कहता है कि जब तक मैं अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं यूनिवर्स ओरिजिन से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तभी वहां पे लुओ फैंग 10,000 स्टार डायग्राम के थर्ड फॉर्म को समन करता है और तुरंत आसमान में स्टार फायर डिस्ट्रॉय दी हेवन अटैक को समन करके काफी पावरफुल अटैक सीधा ही अपने ओरिजिन कोर के बैरियर के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा इनर वर्ल्ड लुओ फैंग का हिल जाता है। मगर जब धूल हटती है लुओ फैंग की आंखों के सामने जो नजारा होता है उसे देख के लुओ फैंग चौंक जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिन कोर का बैरियर अभी भी सही सलामत था। लुओ फैंग वहां पे अब मल्टीपल क्लॉ अटैक सीधा ही अपने ओरिजिन कोर के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे मल्टीपल अटैक लुओ फैंग लगातार किए जा रहा होता है। लुओ फैंग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर यहाँ पे मैं अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, और जब तक मैं इसे तोड़ूंगा नहीं मैं इमॉर्टलिटी को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। मगर सडन वहां पे एक ब्लास्ट होता है। लुओ फैंग के यहाँ पे सारे ही स्टार सील वहां पे बारी बारी करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यहाँ तक कि बीस्ट गॉड का प्रोजेक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुओ फैंग अपने सर के बाल नोचते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मेरी दो पावरफुल टेक्निक जिससे मैं इनविजिबल किंग कहलाता हूँ, पहली ब्राइट मून स्ट्रेटजी टेक्निक और दूसरी ग्रेट स्टार फॉर्मेशन डायग्राम टेक्निक, इन दोनों ही टेक्निक के तो दम पे मैं पूरे ही यूनिवर्स को हिला के रख दिया हूँ, मगर फिर भी मैं यहाँ पे इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकूं। लुओ फैंग यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी बबाता लुओ फैंग के पास आके कहती है कि बेवकूफ, तुमने यहाँ पे अपने 9 नेदर सी क्लोन के लाइफ चेन लेवल को ब्रेक थ्रू कराया है 10,000 टाइम। ये तो तुम्हें याद होगा ना, जिसकी वजह से तुम्हारा ओरिजिन कोर इवॉल्व हो गया है और इतना पावरफुल हो गया है, और इसी की वजह से तुम्हारा इनर वर्ल्ड इतना ज्यादा विशाल हो पाया है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम अपनी दो अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करके भी ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि ये तो बड़ी मुसीबत हो चुकी है। इसका मतलब एक बड़ी अचीवमेंट अगर हम हासिल करते हैं तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। जहां पे फिर से हैवी एरो किंग आगे बढ़ के अपने मास्टर की मदद करना चाहता है, लुओ फैंग फिर से उस बेचारे को रोक देता है और वहां पे सभी लोगों से कहता है कि अब मुझे लगता है कि फिर से मिलियंस ईयर तक कल्टीवेशन करनी होगी और कल्टीवेट करके अपनी थर्ड अल्टीमेट टेक्निक को बनाना होगा। तभी मैं यहाँ पे इस ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय करके खुद को ओरिजिन यूनिवर्स से मिला पाऊंगा, और जब मेरा कनेक्शन होगा तभी मैं जाकर के अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग उसी जगह पे बैठ जाता है अपनी आगे की कल्टीवेशन करने के लिए। वहीं पे लुओ फैंग को लेकर के उसके साथी थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लुओ फैंग खुद के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा होता है। वो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे लगभग 10,000 साल कल्टीवेशन करते करते लुओ फैंग को बीत जाते हैं। वहीं पे बाहर के वर्ल्ड में सारे ही एलियंस आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब, ब्लेड रिवर किंग तो अभी तक अपना इमॉर्टलिटी का लेवल ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया है, आखिर वो यहाँ पे घास छिल रहा है। वहीं पे लुओ फैंग को अब कल्टीवेशन करते करते अपनी थर्ड अल्टीमेट टेक्निक को बनाने के चक्कर में 20,000 साल बीत जाते हैं। वहीं पे फिर से कुछ एलियन कहते हैं कि वो ब्रिलियंट ब्लेड रिवर किंग लगता है कि पूरी ही तरीके से खत्म हो चुका है, उसका तो कोई नामो निशान भी देखने के लिए हमें नहीं मिला है। वहीं पे ये सारी बातें भी जैसे कि लुओ फैंग फील कर पा रहा था। वहीं पे लुओ फैंग को अब कल्टीवेशन करते करते 30,000 साल बीत जाते हैं, जहां पे सबको अब लगने लगता है कि लुओ फैंग जो कि ब्लेड रिवर किंग है वो सिर्फ एक हाइप बना रहा था कि वो इमॉर्टलिटी के लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा, और उसकी किस्मत अच्छी थी जो कि वो यहां तक पहुंच पाया। अब यहाँ पे इतने साल बीत जाने की वजह से लुओ फैंग का भी सबर का बांध टूट जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन से अचानक से उठता और कहता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा उतावला क्यों हो रहा हूँ अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए, और अगर मुझे यहाँ पे सच में अपना ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यूनिवर्स को शायद एक्सप्लोर करना चाहिए, तब जाकर के शायद मुझे कोई हिंट मिल सके। वहीं पे बवाता भी अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसे परेशान
परेशान करती है। यहाँ पे बबाता चिढ़ते हुए अपनी आंखों को खोल देती है। तभी लुओ फैंग जस्ट बबाता के सामने एंशिएंट सिल्वर फैंटम स्पेसशिप को रख देता है। अब इस स्पेसशिप को देख करके बबाता का जो गुस्सा होता है वो तुरंत वहां पे ठंडा हो जाता है, क्योंकि बबाता भी इस एंशिएंट सिल्वर फैंटम शिप को चलाना चाह रही होती है। जहां पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाले हैं। बबाता को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है, मगर फिर भी उसे ये स्पेसशिप जो चलानी थी वो लुओ फैंग के साथ निकल जाती है। जहां पे लुओ फैंग मल्टीपल यूनिवर्स में जाकर के अपनी कल्टीवेशन करता है और चीजों को समझने की कोशिश करता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि पास्ट में मैं बंद कमरे के अंदर अपनी कल्टीवेशन किया करता था, यानी कि बंद स्पेस के अंदर, और मुझे यही मेथड सही लगता था जब तक मैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं निकला। और जब मैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने लगा तब मुझे पता चला कि यूनिवर्स के बाहर निकल करके हम अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ओरिजिन लॉ हर एक पत्ते, हर एक बारिश की बूंदे, आसमान में घने सितारे हों या फिर कोई तूफान, हर एक चीज के अंदर असल में यूनिवर्स ओरिजिन लॉ मौजूद होता है। चाहे वो कोई विनाश का मंजर क्यों ना हो, उसके अंदर भी ओरिजिन लॉ मौजूद होता है। और रही बात इस पूरे ही यूनिवर्स की, तो ये पूरा ही यूनिवर्स एक होलोग्राम की तरह है। इस होलोग्राम की हर एक छोटी छोटी लकीर, हर एक छोटे पॉइंट, हर एक बारीकी चीजों के अंदर भी असल में ओरिजिन लॉ मौजूद है। बस हमें यहाँ पे फील करने की जरूरत है। और इस ट्रैवल के दौरान यही सबसे बड़ा सोर्स या फिर कहें मेरी इंस्पिरेशन बन गया मेरे ब्रेक थ्रू का। अगर मुझे यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करना है तो मैं इस यूनिवर्स के अंदर ही रह करके अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, बाहर की दुनिया में रह के अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बारिश की बूंद को भी हम अगर देखें तो उसके अंदर भी हमें ओरिजिन लॉ साफ साफ नजर आता है। बस हमें उसे फील करने की जरूरत है। और जब वो हमारी हथेली पे गिरता है और हम जब अपनी हथेली को बंद करते हैं, उस दौरान भी ओरिजिन लॉ मौजूद होता है, उस रिएक्शन के दौरान भी। क्योंकि अगर हम उस छोटी सी बूंद के अंदर भी थोड़े सा गौर करें तो हमें पार्टिकल्स नजर आएंगे जो कि पूरी ही तरीके से ओरिजिन लॉ से लैस होते हैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप को लेकर के प्रीमोर्डियल मेस्टिक रैलम के अंदर एंटर कर जाता है, जो कि असल में आइस प्रिज्म यूनिवर्स के अंदर मौजूद था। तभी लुओ फैंग की स्पेसशिप सीधा ही 1000 ट्रेजर रिवर के पास आ जाती है, जहां पे लुओ फैंग कहता है कि ये सही जगह है और यहीं पे मैं अपना इमॉर्टलिटी लेवल को ब्रेक थ्रू करूंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन के लिए एक सही जगह को ढूंढ करके उसी 1000 ट्रेजर रिवर के अंदर बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरा जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, क्योंकि ये नेचुरली एक गैलेक्सी की तरह विशाल है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता है। और रही बात इल्यूजन्स की, जहाँ पे पहले मैं बंद स्पेस के अंदर अपनी कल्टीवेशन करता था, उसके अकॉर्डिंग ये रियल यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है अपना इमॉर्टलिटी लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसलिए मैं अपनी सारी ही पावर, अपनी सारी ही ऊर्जा को इस रियल यूनिवर्स के फैले हुए अंधकार के ब्रह्मांड के अंदर भी फैला दूंगा और इससे ही मैं अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे करूंगा। जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अब मेरी जो विल पावर है वो अब यहाँ पे यूनिवर्स लॉर्ड के इक्वल हो चुकी है। तभी लुओ फैंग कहता है कि फाइनली अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दूं। अभी वहां पे लुओ फैंग स्टार सील को समन करते हुए कहता है कि जिस तरीके से जेड और स्टोन एक साथ खत्म हो जाते हैं, एक साथ जल करके राख में बदल जाते हैं, उसी तरीके से हेवन भी कोलैप्स करता है और अर्थ भी तबाह हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मैं आज स्टार फायर डिस्ट्रॉय दी हेवन टेक्निक को परफॉर्म करके इस ओरिजिन कोर के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहां पे लुओ फैंग का बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन ओरिजिन कोर के बैरियर के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और सीधे ही जाकर के ओरिजिन कोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।